नमस्कार। आज अष्टांग हृदय में हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर हम दोषों के और धातुओं के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसा कि मैंने कल सुबह मॉर्निंग में लाइव क्लास में आपको बताया था कि 3 प्रकार के दोष क्यों होते हैं और ये 3 ही दोष क्यों प्रकृति से लिए गए, कैसे इनका समावेश किया गया, क्या इनके गुण होते हैं। तो उसी को मैं एक बार ब्रीफली आपके लिए कर देता हूँ कि जैसे सबसे पहले वात दोष को हम ले लेते हैं। वात दोष सबसे श्रेष्ठ दोषों में माना गया है। सबसे श्रेष्ठ मतलब इस दोष के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि कहा जाता है पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातुआ वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेदवत। यानी पित्त और कफ की स्वयं की कोई गति नहीं है, उन दोनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उनके कर्म के प्रदर्शन के लिए वात दोष की आवश्यकता रहती है। यानी वायु ही है जिसमें चल स्वभाव होता है, जैसे तत्व रूक्षा लघु शीता खरा सूक्ष्म श्लो अनिलहा। तत्व रूक्षा लघु शीता खरा सूक्ष्म चलो अनिलहा। तो इसमें चल गुण है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे पित्त के गुण हैं पित्तम सा स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें हम कंपैरिजन करके देखेंगे। जैसे हमें लघु गुण वात दोष में मिलता है, लघु गुण हमें पित्त दोष में मिलता है। ये एक कॉमन गुण है, इस गुण को हमें पॉइंट आउट करना है अपने माइंड में, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट बनाने चलते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि किसका कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, उस गुण के बढ़ने की वजह से कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर नोटिस करने को मिलती हैं। अब कफ के गुण को देखिए, स्निग्ध शीतो गुरूर मंदास लक्षणों मृत्सना स्त्र कपहा। अब यहाँ पर देखिए तो आप शीत गुण जो है वो वात से मिलता जुलता है। स्निग्ध गुण है वो स्नेह, पित्त के स्नेह के समान धर्मी प्रतीत होता है। तो जब जो है स्निग्ध गुण और पित्त का स्नेह गुण दोनों मिक्स होते हैं तो कई बार हाइपर एसिडिटी की संभावना होती है, जिसमें खट्टी डकारें या मुख के अंदर लार का बहुत गाढ़ा बनना, इस प्रकार की चीज़ें दिखती हैं, जो बोलते हैं कि अमाशय के अंदर कफ दोष का बहुत ज़्यादा बाहुल्य होने की वजह से मंदाग्नि की समस्या होती है। उस मंदाग्नि की समस्या के दौरान ही अम्ल पित्त की समस्या भी कई बार, जिसको हम श्लेष्म अम्ल पित्त के नाम से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक ब्रीफली चीज़ें थी। जैसे जैसे हम दोषों की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और संहिता में आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। आप समझ रहे होंगे कि ये पूरी संहिता को ऐसे से पढ़ाएंगे तो संहिता तो ख़त्म होने वाली नहीं साल में। तो डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बात बता देता हूँ कि संहिता को अभी मैं केवल भूमिका बना रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम उन मुख्य बिंदुओं की तरफ बात करेंगे जो आपको अभी इंस्टेंटली बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से मैं आपके साथ एक कोशिश करना चाहता हूँ कि संहिता अध्ययन मेरे अलावा भी आप अलग से करना शुरू करें, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा तो कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा खुद ले करके आएंगे, खुद अलग से समझ पाएंगे। अभी यहाँ पर संसर्ग से भी आते हैं, सन्निपातस से भी इनके गुणभेद आते हैं। जैसे बात पित्त, बात कफज और पित्त कफज, ये द्वंद्वज हो गए हैं। सन्निपातज में बात पित्त कफज, बात प्रदान पित्त कफज, पित्त प्रदान बात कफज, कफ प्रदान पित्त कफज। इस प्रकार से ये दोषों के मिलान होते हैं, जो आपने दोषों की अंशांश कल्पना में चरक संहिता में हम पढ़ेंगे जब हम जाएंगे। और यहाँ भी हमारे आचार्य भागवत जी ने ये कंसेप्ट को बताने का प्रयास किया है। 7 प्रकार की धातुओं के बारे में बताया है, जैसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। रसांग मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धातवा सप्त दूष्य। ये दूष्य हैं। आप समझिए, धातुओं को दूष्य बोला है। अब धातुओं को पहले धातु क्यों बोला है? धातु जब प्राकृतिक अवस्था में होती हैं, इनका दोषों से दोस्ती होती है, ना कि दुश्मनी, और दोष सही दिशा में चल रहे होते हैं। तो ये बॉडी के प्रत्येक स्ट्रक्चर को हीलिंग करने का काम करती है,
बनाने का काम करती है, धारण करने का काम करती है, पोषण का कार्य करती है। हर सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो अपने जैसी नई सेल्स को पैदा कर सके और खुद को सेल्फ डेथ के जरिए अलविदा कर सके, जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि एक सेल ने अपनी संतति पैदा की और पुरानी चली गई, जिससे वो नई सेल आपकी बॉडी में आ रही है। इससे कहीं ऐसा तो नहीं लगता, आपको लगना भी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो सेल्स हैं कुछ ना कुछ दिनों में, हर सेल्स का एक टाइम होता है, कुछ ना कुछ दिनों में ये नई हो रही है, लेकिन फिर भी इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता जा रहा है, रोगग्रस्त होता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक वजह होती है कि आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म हम केवल एब्डोमिनल डाइजेशन की समझ लेते हैं कि पेट के अंदर जो भी आया वो पच गया। नहीं, मेटाबॉलिज्म या पाचन या डाइजेशन, हमारे जहाँ पर 3 प्रकार की अग्नियाँ बोली गई हैं, स्पेशली धात्वाग्नि, पाचकाग्नि और भूताग्नि। ये तीनों अग्नियाँ अलग अलग लेवल पर काम करती हैं। तो ये हमारे सेल्स के सेलुलर लेवल पर भी कार्य करती हैं, हमारे ऑर्गन्स के लेवल पर भी काम करती हैं। ऑर्गेनेल होते हैं छोटे छोटे अंगों के अंदर अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, राइबोसोम हो गया, इनके अंदर भी अपना एक मेटाबॉलिज्म चलता है, इनकी एक अग्नि होती है। तो जब हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बन रही हैं तो फिर बुढ़ापा क्यों आ रहा है, क्यों डिजीजेस हो रही हैं? तो इसका एक कंसेप्ट निकलता है कि आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म यदि कमज़ोर है तो पुरानी जो सेल्स हैं उन सेल्स का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता, वो डेब्रीज के फॉर्म में पड़ी रहती हैं, कचड़े के फॉर्म में, और वो इन फ्यूचर आपकी सेलुलर साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं, सेल के अंदर चलने वाली मेटाबॉलिज्म साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। वहाँ एंजाइम्स को ब्लॉकेज कर देती हैं, जैसे कि लॉक थ्योरी आपने पढ़ी होगी एंजाइम्स की एंड हार्मोन्स की। तो वहाँ पर ये जो लॉक के रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर जाकर के ब्लॉक कर देती हैं। आप ज़रा सोचने का प्रयास कीजिए कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ता है कि सेल्स के अंदर की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गई तो फिर वो नेक्स्ट सेल्स को बनाने में उतनी कारगर नहीं हो पाती है, उतनी हेल्दी सेल्स नहीं बना पाती है, जिसको केदारी कुल्या न्याय या खले कपोत न्याय, इनके द्वारा आप अगर समझना चाहें धातु पोषण क्रम में, तो एक धातु उत्तरोत्तर दूसरी धातु को इसलिए सही तरीके से पोषित नहीं कर पाती है कि आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, बशर्ते ये कि आप न्यूट्रिशनल डाइट पर हों। आप न्यूट्रिशनल डाइट पर हों तब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है तो प्रॉब्लम है। आप अगर न्यूट्रिशनल डाइट पर नहीं है, अच्छी पोषक तत्वों से युक्त डाइट नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, मेटाबॉलिज्म उस समय आपका चाहे कितना भी अच्छा हो, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपकी बॉडी दिन ब दिन बुढ़ापे से ग्रसित होती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी सेल्स आगे अगर बनानी है, आपको बॉडी में कुछ भी आपको नया करना है, तो आपको डेफिनेटली उसको वो न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। वही मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको लेदर के शूज बनवाने हैं, उस फैक्ट्री को आप मटेरियल दे दें कपड़े का, तो वो लेदर के शूज कहाँ से बना देगा? तो आपको लेदर के शूज के लिए लेदर का ही मटेरियल देना पड़ेगा। जैसा मटेरियल होगा वैसा प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि मटेरियल, हम कचरा खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, आलू ही आलू खाते जा रहे हैं, एक रस को ही खाते जा रहे हैं। जैसे आयुर्वेद में एक रस के लिए मना किया गया है, षड्रस युक्त आहार के बारे में बोला गया। तो इससे आपको ये समझ में आया है। आगे हम और बढ़ेंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। मलों के बारे में बोला गया, मल मूत्र स्वेद, ये 3 प्रकार से हमारी बॉडी का निष्कासन होता है। देखिए, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसको हमारे इंटेस्टाइन डेफिकेशन के थ्रू बाहर निकालती है, स्टूल के फॉर्म में बाहर निकालती है, और
डेफिकेशन के रूप में बाहर निकालती है। हमारे ब्लड में जो भी गंदगियाँ होती हैं वो पसीने से, हमारी पेशाब से बाहर निकलती हैं, फिल्टर होकर के, सभी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हर प्रकार की गंदगी को निकालने के लिए रास्ते और उसके मल बताए गए हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर ये मलों की निकलना कम हो जाए या मल अति प्रवृत्ति में निकलने लगे तो भी एक विचार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर भी समस्या, देखिए कई बार किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं तो उसमें हम मूत्र परीक्षा करते हैं, मूत्र कितना निकल रहा है। मूत्र जो बैग होता है, कैथेटर का बैग जो उसमें हम देखते हैं, यूरिन बैग जिसको बोलते हैं, उसमें देखते हैं कितनी क्वांटिटी में यूरिन निकल रहा है, ज़्यादा है, कम है, उसका कलर कैसा है, स्मेल कैसी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही एक अंदाज़ा लगता है ना। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमारे आचार्यों को पहले से ज्ञात था कि मल परीक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए मलों के बारे में आप समझ लीजिए। वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीतैर विपर्यय, एक कंसेप्ट बहुत प्यारा बताया गया है कि जो दोष है, दूष्य है और मलों की समान कारणों से वृद्धि होती है। अगर वातवर्धक चीज़ों का सेवन करेंगे तो वात की वृद्धि होगी, पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन करेंगे तो पित्त की वृद्धि होगी, कफवर्धक तो कफ की वृद्धि होगी। तो सीधी सी बात है कि समान गुणधर्म वाली चीज़ें लेंगे तो उनकी वृद्धि होनी है, और यदि वो बढ़े हुए हैं तो उसकी विपरीत गुणों वाली चीज़ें ले लीजिए। अब जो मैं एक चीज़ बता रहा था कि सप्त धातुओं को दूष्य क्यों कहा जाता है, सप्त धातुओं को दूष्य कहने का कारण यही है कि दोष हमारी बॉडी में जब भी बिगड़ते हैं, विकृत अवस्था में आते हैं, रुष्ट अवस्था में आते हैं, तो वह सप्त धातुओं को ही अपना निशाना बनाते हैं और इनको ही दूषित करने का कार्य करते हैं। तो सप्त धातुओं का